सीरीज की शुरुआत दो भाई मैग्ने और लॉरेंस से होती है, जो कि बहुत सालों बाद अपनी माँ ड्यूरेट के साथ एडा नामी शहर लौटे थे। शहर के अंदर दाखिल होते ही मैग्ने उनकी गाड़ी के आगे आने वाले बूढ़े आदमी की मदद करता है, जिसकी बीवी मैग्ने की आंखों में घूरते हुए उसकी तारीफ करती है। इसके बाद ही वो मैग्ने के माथे पर हाथ रख देती है, जहाँ हम मैग्ने की आंखों में एक अलग ही चमक देखते हैं। उसके बाद से मैग्ने अपने अंदर अजीब सी चेंजिंग महसूस करने लगता है। जैसे वो गाड़ी का शीशा बंद करने लगता है तो हैंडल ही तोड़ देता है। फिर वो महसूस करता है कि बारिश होने वाली है तो फौरन बारिश शुरू हो जाती है। आखिर ये लोग अपनी ग्रैंडमा के पुराने घर तक पहुंच जाते हैं, जहां लॉरेंस को ये बात बहुत बुरी लगती है कि उसके घर के पास अजीब सा आदमी रह रहा है। अगले दिन दोनों स्कूल भी ज्वाइन कर लेते हैं, जहां हमें ये पता चलता है कि मैग्ने को डायलेक्सिया नामी बीमारी है, जिसकी वजह से उसे पढ़ने लिखने में तकलीफ होती है। मैग्ने की नजर क्लास में मौजूद खूबसूरत लड़की ग्राई पर पड़ती है, पर लॉरेंस मैग्ने से पहले उस लड़की के साथ जाके बैठ जाता है, जिस वजह से मैग्ने को क्लास की आखिरी बची हुई सीट पर बैठना पड़ता है, जो इसोल्ट नामी लड़की के बराबर में थी, जिसे कोई बात भी नहीं करता था। क्लास में इन्हें इस शहर एडा के माजी का पता चलता है। मैग्ने ये जान के हैरान था कि एडा नॉर्वे का वो आखिरी शहर था जहाँ के लोग क्रिश्चियन बने थे। साथ ही यहाँ रैग्नारोक भी हुई थी, जो कि गॉड्स के बीच होने वाली बहुत बड़ी जंग का नाम है। इस जंग में सारे गॉड्स मर गए थे, पर काफी का अंत अभी भी किसी को पता नहीं है। इसोल्ट और मैग्ने में अच्छी दोस्ती हो जाती है। छुट्टी के बाद इसोल्ट को अपनी बाइक टेढ़ी मिलती है, जैसे कि किसी ने उससे जानबूझकर खराब किया हो। मैग्ने आसानी से बाइक को सीधा कर देता है, जहाँ उसकी ताकत उसके अपने लिए ही हैरानी की वजह थी। आहिस्ता आहिस्ता मैग्ने की नजर भी बेहतर होने लगती है और वो चश्मा पहनना छोड़ देता है। अगले दिन असाइनमेंट के लिए ग्राई, मैग्ने और इसोल्ट का ग्रुप बनता है और मैग्ने की ग्राई से भी बातचीत हो जाती है। ड्यूरेट जब अपने बच्चों को स्कूल से लेने आती है तो उसकी डायरेक्टर से बातों के दौरान ड्यूरेट के मरे हुए पति का जिक्र भी होता है, जिसकी मौत की वजह अभी भी किसी को नहीं पता। वापस लौटते वक्त ये लोग पेट्रोल स्टेशन पर रुकते हैं, जहाँ ड्यूरेट की नजर मैग्ने पर पड़ती है, जिसे बगैर चश्मे पहने देख के वो हैरान होती है। इससे पहले वो उससे सवाल कर पाती, वहाँ एक काली गाड़ी आकर रुकती है, जिसमें से स्कूल डायरेक्टर का पति विडार उतरता है। पता चलता है कि ड्यूरेट और विडार एक दूसरे को काफी पहले से ही जानते हैं। घर आकर विडार इस मुलाकात की खबर अपनी बीवी को भी देता है, जहाँ ऐसा लगता है जैसे कि ये लोग कुछ छुपा रहे हों। विडार अपने बच्चों साजा और फिजोर को मैग्ने पर नजर रखने का कहता है। दूसरी तरफ मैग्ने अपने पिता के टूल्स की सफाई करते वक्त हर टूल पर अजीब सा निशान बना देखता है। इसोल्ट ने मैग्ने को उसके यूट्यूब चैनल के बारे में बताया था, जिसमें उसने मछलियों की अचानक हो जाने वाली मौत का जिक्र किया था। असल में इसोल्ट को नेचर से बहुत प्यार था और वो इसे सुरक्षित रखने के लिए कुछ भी कर सकती थी। स्कूल के बाद इसोल्ट मैग्ने को अपने घर ले जाती है, जहाँ वो रास्ते में उसी बूढ़ी औरत के स्टोर से सामान खरीदते हैं, जिसे हमने कहानी के शुरू में देखा था। बूढ़ी औरत मैग्ने को देखकर उसे वर्नल इक्विनॉक्स से सावधान रहने के लिए कहती है। ये वो वक्त था जब सूरज धरती के सीधा ऊपर होगा, जिस वजह से रात और दिन का वक्त एक बराबर हो जाएगा। मैग्ने बूढ़ी औरत की बातों पर ज्यादा ध्यान दिए बगैर इसोल्ट के साथ उसके घर आ जाता है, जहाँ उसे पता चलता है कि इनके हिस्ट्री टीचर इसोल्ट के पिता हैं। इसोल्ट मैग्ने को अगले दिन साथ पहाड़ पर चलने के लिए कहती है, ताकि वो नेचर को अच्छे से देख पाए। मैग्ने मान जाता है। मैग्ने से गलती से इसोल्ट की डायरी नीचे गिरती है, तो उसे पता चलता है कि वो साजा को पसंद करती है। इसोल्ट और मैग्ने पहाड़ की चढ़ाई करने निकलते हैं, जहाँ इनके रास्ते में बंद ब्रिज आता है, लेकिन मैग्ने फिर भी उस पर चढ़ जाता है। तभी मैग्ने के पास लॉरेंस का मैसेज आता है कि ड्यूरेट की तबीयत खराब हो गई है, जिस वजह से उसे इसोल्ट को अकेला छोड़कर जाना पड़ता है। इसोल्ट अकेले ही आगे बढ़ती है। यहाँ हम पहाड़ पर विडार की गाड़ी को भी आता देखते हैं। विडार गाड़ी पहाड़ के बीच में रोककर नीचे उतरता है और अपने कपड़े उतारने के बाद वहाँ मौजूद हिरन का शिकार करने लगता है, जिसे पकड़कर वो एक ही झटके में मार डालता है। इसोल्ट पहाड़ के उस इलाके में पहुँच जाती है जहाँ से पानी बह रहा है और पानी के कुछ सैंपल्स अपने पास रख लेती है। तभी इसोल्ट की नजर पहाड़ में मौजूद गुफा पर पड़ती है, जिसके अंदर जाने पर उसे बंद दरवाजा मिलता है। विडार हिरन का दिल निकालकर पहाड़ की चोटी पर खड़ा हो जाता है और दिल कच्चा ही खाते हुए जोर से चिल्लाता है। ये आवाज इसोल्ट को डरा देती है। वहाँ मैग्ने को घर पर पहुंचकर पता चलता है कि लॉरेंस ने उसे झूठ बोला है, जिस पर गुस्सा करने के बाद वो दोबारा इसोल्ट के पास जाने के लिए निकल जाता है। वहाँ पहुँचने पर मैग्ने इसोल्ट को पैराशूट की मदद से नीचे आता देखता है, पर हवा तेज होने की वजह से वो बिजली की तारों की तरफ जा रही थी। ये देख के मैग्ने भागता हुआ उस जगह पहुँचता है, लेकिन
तब तक बहुत देर हो चुकी थी। विडार भी वहाँ आकर एम्बुलेंस को कॉल करता है, जबकि मैग ने इसोल्ट की डेड बॉडी को गले लगाकर रोने लगता है। रात में सदमे की हालत में मैग ने घर पहुँचता है, जहाँ वो घर के बाहर अपने पिता का हथौड़ा देख के उसे उठा लेता है। अपने पछतावा और गुस्सा निकालने के लिए मैग ने उस हथौड़े को जोर से हवा में फेंकता है, जो बिजली की कड़क के साथ बादलों में गायब हो जाता है। इसोल्ट की मौत मैग्ने को पूरी तरह तोड़ देती है। पुलिस स्कूल में अनाउंस करती है कि इसोल्ट की मौत बिजली की वजह से हुई है, जिसने सीधा इसोल्ट को हिट किया था। मैग्ने जो जानता था कि ये झूठ है, वो पुलिस के पास आकर उन्हें समझाने की कोशिश करता है कि कैसे उस दिन आसमान पर कोई बिजली नहीं चमक रही थी, लेकिन पुलिस उसकी बात सुने बगैर केस बंद कर देती है। उसी दिन विडार ट्यूरेट के पास आकर उसे अपनी गाड़ी के नुकसान के पैसे मांगता है। यहाँ वो ट्यूरेट को उसकी गाड़ी की तस्वीर दिखाता है, जिस पर उसके पति का हथौड़ा गिरा हुआ था। ट्यूरेट मैग्ने को ये तस्वीर दिखाते हुए से जवाब मांगती है, लेकिन यहाँ मैग्ने भी हैरान नजर आता है। वो मैप पर अपने और विडार के घर का डिस्टेंस चेक करता है, जो 1000 मील से भी ज्यादा था। अपने शक को दूर करने मैग्ने नया हथौड़ा खरीद कर लाता है और एक खाली मैदान में उसे हल्के से उछालता है। वो हथौड़ा काफी दूर जाकर गिरता है, जिसकी दूरी नापने से मैग्ने ये देखकर चौंक जाता है कि उसने वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। विडार अपनी बीवी को हथौड़े के बारे में बताते हुए उसके साथ ये भी सच भी कह देता है कि इसोल्ट का कत्ल उसी ने किया है, क्योंकि उसे उनकी गुफा के बारे में पता चल गया था। विडार की बीवी उस पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उन्होंने फैसला किया था कि वो बच्चों को बिल्कुल भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। अब इन्हें इसोल्ट का फोन को ढूंढना था, जिसमें उसने वीडियो बनाई थी, पर फोन गायब था। स्कूल में वर्नल इक्विनॉक्स का दिन मनाने की तैयारियां शुरू हो जाती हैं, जहां एक स्टूडेंट साजा को बताती है कि कैसे जिस जगह पर इसोल्ट की डेड बॉडी पाई गई थी, वहाँ सब बच्चों ने मिलकर उसकी याद में मोमबत्तियां जलाई हैं। विडार उसी जगह इसोल्ट का फोन ढूंढने जाता है, जहाँ वो देखता है कि मैग्ने भी उस इलाके के आसपास भटक रहा है। वर्नल इक्विनॉक्स की पार्टी की शुरुआत की जाती है, जहाँ लॉरेंस मैग्ने से ग्राय को भूल जाने के लिए कहता है, क्योंकि फिजोर पहले ही ग्राय को उसकी गर्लफ्रेंड बनाने के चक्कर में है। मैग्ने उसकी चेतावनी के बावजूद ग्राय से बात करने के लिए उसके बराबर में बैठ जाता है, लेकिन तभी वहाँ फिजोर आकर ग्राय को डांस करने के लिए साथ ले जाता है। मैग्ने दोनों को ऐसे करीब देख के गुस्से में अपने हाथ में मौजूद कांच की बोतल तोड़ देता है। फिर उसकी अपनी एक दोस्त से मुलाकात होती है, जिसकी माँ पुलिस में है। वो अपने दोस्त के दिमाग में भी ये बात डाल देता है कि इसोल्ट की मौत की वजह कुछ और है। फिर वो इसोल्ट के पिता के घर आता है, जिसे वो समझाता है कि उसे इसोल्ट की मौत की छानबीन करवानी चाहिए, लेकिन इसोल्ट के पिता का दिल पहले से ही गम में डूबा था, इसलिए वो मना कर देते हैं। मैग्ने गुस्से में आकर उनके घर के बाहर मौजूद बड़ी गाड़ी को उठाकर दूर फेंक देता है, जिससे इसोल्ट के पिता खौफ में नजर आते हैं। फिर जॉर्ज लॉरेंस के साथ उस जगह पहुंच जाता है, जहां सबने इसोल्ट के लिए मोमबत्तियां लगाई थी। वो नशे की हालत में वहां जानबूझकर उस जगह को खराब कर देता है, जिसकी वीडियो बनाकर इनके साथ मौजूद एक दोस्त इंटरनेट पर डाल देता है। फिर जॉर्ज इस लड़के को मारते हुए वीडियो डिलीट करने का कहता है, लेकिन अब तो वीडियो हर जगह फैल चुकी थी। मैग्ने उस पहाड़ के पानी के बारे में पता लगाने में लग जाता है, जिसके पीछे इसोल्ट थी। स्कूल डायरेक्टर यानी विडार की पत्नी उसे उनके बेटे फिजोर की वीडियो दिखा देती है, जिस पर विडार उसे वादा करता है कि वो इस मामले को संभाल लेगा। ग्राय सजा के घर रुकने आती है। जब वो वॉशरूम जाने के लिए कमरे से बाहर निकलती है, तो ये देखकर डर जाती है कि विडार फिजोर को बहुत बुरी तरह पीट रहा है, क्योंकि उसकी वीडियो की वजह से विडार की बहुत बेइज्जती जो हुई है। आखिर इसोल्ट का फ्यूनरल रखा जाता है, जहाँ शहर के सारे लोग जाते हैं, लेकिन जब ट्यूरेट अपने बच्चों के साथ वापस घर लौटती है, तो वो देखते हैं कि उनका पूरा घर किसी ने फैला दिया है। मैग्ने और लॉरेंस सीधा उनके घर के पास रहने वाले अजीब आदमी के पास आकर उस पर घर में घुसने का इल्जाम लगाते हैं, जहाँ वो आदमी भी मान लेता है कि वो घर में जरूर घुसा था, लेकिन इससे पहले उसने उनके घर में एक काली गाड़ी में आने वाले आदमी को जाते देखा था। मैग्ने और लॉरेंस समझ जाते हैं कि वो विडार की बात कर रहा है, जिससे दोनों ही परेशान हो जाते हैं। मैग्ने स्कूल के थेरेपिस्ट के पास जाना शुरू कर देता है, जिससे वो अपने अंदर आने वाले अजीब से बदलाव की बातें करता है। वो अपने थेरेपिस्ट को घर में होने वाली चोरी का भी बता देता है, जो बात थेरेपिस्ट सीधा स्कूल डायरेक्टर से करता है। मैग्ने हिम्मत करके अपनी माँ को विडार के घर के अंदर घुसने के बारे में बताता है, लेकिन ट्यूरेट अपने बच्चों पर बिल्कुल यकीन नहीं करती। तभी उनके घर इसोल्ट के पिता आ जाते हैं, जो मैग्ने को उसका लैपटॉप देते हैं। लैपटॉप में मैग्ने को बस उसी पहाड़ के पानी पर ढेर सारी रिसर्च मिलती है, जिसके चक्कर में इसोल्ट ने अपनी जान ही गंवा दी। स्कूल डायरेक्टर विडार को थेरेपिस्ट की बातें बताते हुए उस पर बहुत गुस्सा करती है, क्योंकि उसकी बेवकूफी की वजह से ट्यूरेट के पड़ोसी ने भी उसे देख लिया और जल्दी बाद सबको पता भी चल जाएगी। मैग्ने दोबारा लेडी पुलिस ऑफिसर के पास आकर उसे इसोल्ट की मौत पर बात करने की कोशिश करता है, लेकिन पुलिस ऑफिसर उसकी बात इसलिए मानने से इनकार कर देती है, क्योंकि मैग्ने अपने घर से कुछ मिनट
मिनट में ही पहाड़ तक पहुंचने का दावा कर रहा था, जो मुमकिन ही नहीं था। रास्ते में फिजोर की गाड़ी से एक चिड़िया टकराती है, जिसे देखने साजा और फिजोर गाड़ी से उतरते हैं। साजा अपने भाई को याद दिलाती है कि उन्हें मैग्ने पर कोई न कोई जानकारी ढूंढनी ही होगी, और ये कहते ही वो उस चिड़िया को जिंदा ही खा जाती है। पुलिस ऑफिसर की बात याद करते हुए मैग्ने घर आकर टाइमर लगाकर भागता है और खुद भी ये बात नोटिस कर लेता है कि वो कुछ ही सेकंड में काफी दूर भाग चुका था। इस सोल्ट के पिता को हॉस्पिटल वाले सोल्ट की जैकेट दे देते हैं, जिस पर ढेर सारा खून लगा था, जहाँ इत्तेफाकन ड्यूरेट भी मौजूद होती है। विडार मैग्ने का पीछा करता है, जहाँ वो उसका बहुत बुरी तरह एक्सीडेंट होता देख के खुश हो जाता है। इस खुशखबरी को अपने परिवार को भी बताता है, क्योंकि अब उनके मामले में टांग अड़ाने वाला कोई नहीं था। यहाँ विडार अपने बच्चों को बता देता है कि उसने इस सोल्ट को मारा है, क्योंकि उसे उन चीजों का पता चल गया था जो उन्होंने गुफा में छुपाई हुई हैं। विडार की पत्नी भी अपने बच्चों को याद दिलाते हुए कहती है कि इंसानों के करीब रहने से इन्हें हमेशा खतरा ही रहेगा। हॉस्पिटल वाले अपने आंखों पर यकीन नहीं कर पाते, क्योंकि इतने बुरे हादसे के बाद भी मैग्ने बिना किसी टूटी हड्डी के बैठा था। ड्यूरेट मैग्ने को घर ले जाती है, जहाँ मैग्ने भी कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर उसके साथ हुआ क्या है। घर पर ड्यूरेट मैग्ने को इस सोल्ट की जैकेट देती है, जो उसने इस सोल्ट के पिता से ली थी। मैग्ने महसूस करता है कि उसके सूंघने और सुनने की ताकत भी पहले से ताकतवर हो चुकी है। स्कूल में मैग्ने लेसन के दौरान मछलियों के मरने का इल्जाम विडार की फैक्ट्री पर लगा देता है, जिसके खतरनाक केमिकल्स उसके मुताबिक ये सब कर रहे थे। साजा अपने पिता की फैक्ट्री की साइड लेते हुए मैग्ने के खिलाफ बोलती है, और यहाँ इनमें बहस हो जाती है। क्लास के बाद मैग्ने अपनी बायोलॉजी टीचर से मिलकर उन्हें इस सोल्ट की जैकेट पर लगे खून की छानबीन करने के लिए कहता है, क्योंकि उसके सूंघने की ताकत उसे बता रही थी कि जैकेट पर किसी और का खून भी मौजूद है। बायोलॉजी टीचर मैग्ने की सूंघने की ताकत पे हैरान जरूर थी, लेकिन वो उसकी बात मानते हुए जैकेट टेस्ट करवाने के लिए ले जाती है। क्राई मैग्ने से इस सोल्ट वाले हादसे के बारे में मजीद जानकारी मांगती है, जिस पे मैग्ने उसे जैकेट पर लगा खून सूंघने के लिए कहता है, लेकिन क्राई खून में कोई फर्क नहीं बता पाती। क्राई घर पर अपने पिता को वाइन के ग्लास के सामने बैठा देखती है, जो इस बात के गम में थे कि इंश्योरेंस कंपनी वाले उन्हें उनके लंग्स के इलाज के लिए पैसे नहीं दे रही थी। कोई भी ये नहीं देख पा रहा था कि मछलियों के मरने में और हवा में जहरीली गैस की मौजूदगी में कोई ना कोई कनेक्शन जरूर है, जो विडार की फैक्ट्री की तरफ इशारा करता है। विडार गुस्से में घर आता है, क्योंकि उसे भी यकीन नहीं हो रहा था कि मैग्ने जिंदा बच गया। उसकी बीवी उसे शांत करवाते हुए कहती है कि वो मैग्ने से मजीद जानकारी रात में निकलवा लेंगे, क्योंकि वो अपने भाई लॉरेंस के साथ इनके घर डिनर करने के लिए आने वाला था। मैग्ने और लॉरेंस फिजोर के बुलाने पर उसके घर आ जाते हैं, जहाँ सब बड़ी सी टेबल पर बैठकर डिनर करते हैं। विडार मैग्ने को पुराने जमाने की खास वाइन पिलाता है, जो ज्यादातर गॉड्स पिया करते थे, जिससे मैग्ने नशे में आ जाता है। तभी विडार गॉड्स का गाना बजाता है, जिसपे मैग्ने पागलों की तरह डांस करने लगता है। वो विडार की बीवी को अपनी नई शक्तियों के बारे में बता देता है, जिस पर वो उसे पंजा लड़ाने के लिए टेबल पर बिठा लेती है। मैग्ने को जल्द एहसास हो जाता है कि वो स्कूल डायरेक्टर को नहीं हरा पा रहा। दोनों अपनी पूरी ताकत लगाते हैं, जहाँ अचानक मैग्ने को स्कूल डायरेक्टर की शक्ल के पीछे का छुपा हुआ रूप दिख जाता है, जो उस गॉड से मिलता था जिसे बुराई के लिए जाना जाता है। मैग्ने घबरा जाता है, तभी स्कूल डायरेक्टर से पंजा लड़ाने में हरा देती है, लेकिन जैसे ही वो मैग्ने का हाथ टेबल पर पटकती है तो टेबल टूटकर आधी हो जाती है। मैग्ने होश में आते हुए डर के मारे पीछे गिर जाता है, लेकिन यहाँ उसे स्कूल डायरेक्टर की असल शक्ल ही दिखती है। वो अपने नशे को दूर करने के लिए बाथरूम में मुंह धोने आता है, जहाँ शीशे में देखने पर उसे अपने चेहरे के पीछे भी एक योद्धा का रूप दिखता है। मैग्ने की ताकतें विडार को चौंकाने के साथ डरा भी देती हैं। वो अपनी बीवी से कहता है कि मैग्ने जरूर गॉड्स में से एक है, इससे उन्हें उससे मार देना चाहिए, लेकिन उसकी बीवी इस बात के खिलाफ थी, क्योंकि वो मैग्ने के बारे में थोड़ी और जानकारी हासिल करना चाहती थी। घर आकर मैग्ने इंटरनेट पर गॉड्स के बारे में रिसर्च करना शुरू हो जाता है, जहाँ उसे एक तस्वीर मिलती है। उस तस्वीर में से एक औरत इसी योद्धा के सर पर हाथ फेर रही थी, जिससे मैग्ने को वही बूढ़ी औरत याद आ जाती है। वो फौरन बूढ़ी औरत के पास आकर अपने सवालों का जवाब मांगता है, जिस पर बूढ़ी औरत उसे बताती है कि उसके अंदर शक्तियाँ तो पहले से ही थी, बस उन्हें जगाने का काम बूढ़ी औरत ने किया है। मैग्ने उसे अपने असली रूप के बारे में पूछता है, और उसे पता चलता है कि वो थॉर का पुनर्जन्म है। दुनिया में बुरी शक्तियाँ बढ़ गई हैं, जिन्हें काफी वक्त से खत्म करने वाला कोई नहीं था, इसलिए अब मैग्ने को ही उनका सामना करना होगा। मैग्ने की क्लास में इमाम नामी नई स्टूडेंट को एडमिशन ही दिया जाता है, जो इस सॉल्ट की जगह आई थी। मैग्ने और क्राई अपना सोशियोलॉजी का प्रोजेक्ट प्रेजेंट करते वक्त विडार की फैक्ट्री को बीच में ले आते हैं, जिससे वो वातावरण की खराबी के लिए दोषी मानते थे। साजा हर बार की तरह अपने पिता की फैक्ट्री के फायदे में बोलती है। क्लास के बाद वो मैग्ने से बात करने की कोशिश करती है, ताकि उससे कुछ
कुछ और जानकारी ले पाए, लेकिन मैग्ने उसे कोई खास जवाब नहीं देता। मैग्ने अपनी उसी बायोलॉजी टीचर से मिलता है जिससे उसने इसोल्ट की जैकेट पर मौजूद खून को टेस्ट करने की रिक्वेस्ट की थी। मैग्ने का शक सही निकलता है क्योंकि बायोलॉजी टीचर से बताती है कि जैकेट पर इसोल्ट के खून के साथ साथ किसी जानवर का खून भी मौजूद है। मैग्ने ये बात इसोल्ट के पिता को भी बताता है, लेकिन वो इस पे मजीद बातचीत करने से इनकार कर देते हैं। सब स्कूल की तरफ से पहाड़ की तरफ ट्रिप पर आते हैं जहाँ मैग्ने को एक मरा हुआ हिरन मिलता है। ये वही हिरन था जिसका दिल विदा निकाल कर खा गया था। सारे स्टूडेंट्स फिर मिलकर खेल खेलते हैं जिसमें लॉरेंस मैग्ने से ग्राई के लिए उसकी फीलिंग्स पूछता है। यहाँ मैग्ने आखिर ग्राई से कन्फेस कर देता है कि वो उसे पसंद करता है। ग्राई मैग्ने को कोने में ले जाकर उसे रिजेक्ट कर देती है और इसे बता देती है कि वो फिजोर को पसंद करती है। बाद में फिजोर ग्राई से मिलने आता है जहाँ वो उसके साथ वक्त बिताने के बाद उसे अपने घर ले आता है। विडार इन लोगों के ट्रिप वाले पहाड़ पर पहुँच जाता है जहाँ वो मौका देख के मैग्ने से अकेले में गॉड्स की लैंग्वेज में बात करने लगता है। विडार जानना चाहता था कि आखिर मैग्ने आखिरी जंग के बारे में कुछ जानता है। गॉड की लैंग्वेज सुनकर मैग्ने के अंदर भी अलग बदलाव आता है और वो विडार को उसी की जबान में जवाब देते हुए कहता है कि उसे जंग बहुत अच्छे से याद है जिसका बदला वो जल्द लेगा। विडार गुस्से में आकर मैग्ने के पीछे अपने कुत्ते को छोड़ देता है जिससे मैग्ने जख्मी तो होता है लेकिन फिर उसे मार भी देता है। आगे मैग्ने करीब में मौजूद फिजोर के घर पहुंचता है जहां वो ग्राई को फिजोर के साथ सोता देख के वहां से चला जाता है। ग्राई मौका देकर विडार के ऑफिस में घुस जाती है जहां इधर उधर छानने के बाद उसके हाथ एक तस्वीर लगती है। ग्राई ये देखकर हैरान रह जाती है कि तस्वीर में फिजोर और उसका पूरा परिवार मौजूद है, लेकिन तस्वीर 100 साल पुरानी है। मैग्ने घर पहुंचकर अपनी माँ को उस पर हुए हमले के बारे में बताता है जहाँ ट्यूरेट उसकी बातों पर विश्वास नहीं करती क्योंकि मैग्ने के जिस्म पर कोई भी जख्म मौजूद नहीं था। मैग्ने अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है कि वो आम इंसानों की तरह नहीं है, लेकिन तभी उसे पुलिस मिलने आ जाती है। पुलिस वाले मैग्ने पर विडार के कुत्ते को बेरहमी से मारने का इल्जाम लगाते हुए उसे बताते हैं कि जल्द उसके खिलाफ फैसला लिया जाएगा। विडार अपने कुत्ते की मौत पर गुस्से से उबल रहा था और मैग्ने को अपने हाथों से मारने की तैयारी करते हुए दिखाई देता है। फिजोर उसे आकर समझाता है कि अब क्योंकि पुलिस भी सब में शामिल हो चुकी है, इससे विडार को अपना अगला कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। यहाँ फिजोर की नजर विडार के ऑफिस में पड़ी ग्राई के इयरिंग पर भी पड़ जाती है जिससे वो समझ जाता है कि ग्राई विडार के ऑफिस में घुसी थी। वो विडार के सामने इयरिंग नहीं उठा पाता जो उसे साजा बाद में लाकर देती है। वो फिजोर को ये भी कहती है कि उसे ग्राई से ब्रेकअप कर लेना चाहिए। स्कूल में मैग्ने के लिए फैसला लिया जाता है जहाँ उसे कोई बड़ी सजा देने के बजाय थेरेपिस्ट से मदद लेने का फैसला सुना दिया जाता है। साथ ही मैग्ने का सोशल मीडिया का इस्तेमाल भी बंद कर दिया जाता है क्योंकि सबको लग रहा था कि मैग्ने को दिमागी मसला है। हिस्ट्री टीचर मैग्ने के पास आकर उसे इसोल्ट का फोन दिखाता है जो उसे पहाड़ी पर बंद मिला था। साथ वो मैग्ने को पानी के सैंपल्स भी दिखाता है जो इसोल्ट ने जमा किए थे। इसोल्ट के मुताबिक इनके शहर के पानी में कैडमियम नामी केमिकल पाया जा रहा है, जिसे साबित करने के लिए मैग्ने एक बार फिर अपनी बायो टीचर की मदद लेते हुए उन्हें एडा के सैंपल्स टेस्ट करने के लिए दे देता है। फिजोर ग्राई के घर उसकी इयरिंग लुटाने आता है जहाँ से पता चलता है कि ग्राई के पिता विडार की कंपनी में काम करने की वजह से बीमार हुए हैं। मैग्ने अपनी स्कूल की असाइनमेंट में विडार की कंपनी के खिलाफ बातें लिखता है जिसके बारे में वो ग्राई को बता देता है। ग्राई उसे वो असाइनमेंट सबमिट करने से मना करती है, लेकिन मैग्ने उसकी बात नहीं सुनता। ग्राई को मजबूरन स्कूल थेरेपिस्ट से राब्ता करना पड़ता है, जिसके बाद मैग्ने को स्कूल में मीटिंग के लिए बुलाया जाता है। यहाँ स्कूल डायरेक्टर सबके सामने ये बात ले आती है कि कैसे मैग्ने बायोलॉजी टीचर से सैंपल्स टेस्ट करवाने में लगा है। यहाँ हिस्ट्री टीचर भी मैग्ने को धोखा देते हुए सबको ये बता देते हैं कि मैग्ने ने इसोल्ट का लैपटॉप इस्तेमाल किया था और इसे वहीं से विडार की फैक्ट्री के खिलाफ बातें पता चली हैं। इस सब के नतीजे में मैग्ने का असाइनमेंट छीन लिया जाता है। आगे बायोलॉजी टीचर मैग्ने को बताती हैं कि उन्हें पानी में कैडमियम के अलावा और भी केमिकल्स मिले हैं। मैग्ने से हिस्ट्री टीचर भी मिलने आता है जो इसोल्ट का फोन उसे दे देता है जो कि खुल तो चुका था, बस उसमें मौजूद पासवर्ड को खोलना मैग्ने की जिम्मेदारी थी। साजा विडार को ग्राई को उसके ऑफिस में आने वाली बात बता देती है जहाँ चेक करने पर विडार को उसकी डायरी में मौजूद तस्वीर गायब मिलती है। मैग्ने इसोल्ट का फोन खोल लेता है जहाँ उसे उस गुफा की वीडियो मिलती है जो इसोल्ट को मिली थी। मैग्ने भी उस गुफा तक पहुँच जाता है जहाँ मौजूद दरवाजा तोड़कर जब वो अंदर जाता है तो उसे हर तरफ लोहे के कैंस पड़े हुए मिलते हैं। मैग्ने फौरन पुलिस को बुलाने चला जाता है जिन्हें वो ये खबर देता है कि उसने गुफा में कैडमियम और बाकी केमिकल्स के कैंस देखे हैं जिसके अंदर से केमिकल बहकर इनके शहर के पानी को गंदा कर रहा है। जब मैग्ने पुलिस के साथ लौटता है तो इन्हें दरवाजे के बाहर ये विडार मिल जाता है। वो खुशी खुशी पुलिस को गुफा के अंदर ले जाता है जो अब खाली पड़ी थी। मैग्ने को झूठा इल्जाम लगाने की वजह से स्कूल से निकालने के साथ पूरे तौर पर पागल ठहरा
भगा दिया जाता है, जिस वजह से उसे किसी साइकियाट्रिस्ट के पास जाने के लिए कहते हैं। ड्यूरिट की तबीयत मैग्ने की वजह से खराब रहने लगती है, जिन्हें देख कर मैग्ने आखिर सब कुछ छोड़ने का फैसला ले लेता है। वो इसोल्ट की जैकेट फेंकते हुए अपनी माँ के साथ साइकियाट्रिस्ट के पास आ जाता है। स्कूल डायरेक्टर ग्राई से मिलने आती है, जिसके साथ लॉरेंस भी मौजूद था। यहाँ स्कूल डायरेक्टर मैग्ने की बहुत बुराई करती है, जिसकी बातें काटते हुए लॉरेंस उनसे ये कह देता है कि वो स्कूल के आने वाले फंक्शन में स्पीच देगा। विडार्ड, जिसने गुफा में से कैंस गायब किए थे, उन्हें शहर के बाहर ले जाने वाला था, जो बातें फिजोर सुन लेता है। फिजोर, जिन्हें ग्राई के पिता की परवाह थी, उनके इलाज के लिए पैसे लेकर उनके पास पहुँचता है, लेकिन ग्राई के पिता पैसे लेने से साफ मना कर देते हैं। ग्राई भी फिजोर को वो तस्वीर बता देती है जो उसने विडार्ड के ऑफिस से चुराई थी। मैग्ने को साइकियाट्रिस्ट एक बीमारी का नाम दे देता है, जिसका इलाज अब मैग्ने को करवाना था। फिजोर मैग्ने से मिलकर उसे सब सच बता देता है कि विडार्ड कैंस दूसरे शहर ले जाने वाला है। घर लौट के फिजोर छुपके से तस्वीर विडार्ड की डायरी में वापस पहुंचाने की कोशिश करता है, लेकिन पकड़ा जाता है। स्कूल के फंक्शन का दिन आ जाता है, जहां विडार्ड के पास पुलिस आकर उसे बताती है कि उसके कैंस उनके हाथ लग गए हैं। लॉरेंस भी स्पीच देते हुए सबके सामने विडार्ड की फैक्ट्री की अच्छी खासी बुराइयां करता है। फिजोर अपनी जान बचाने के लिए विडार्ड के कहने पर ग्राई को एक सुनसान फैक्ट्री लाता है उसे खत्म करने के लिए, लेकिन यहाँ मैग्ने वक्त पर आकर उसे रोक लेता है। तभी यहाँ विडार्ड आ जाता है, जो सबको मारने के मतलब से आया था। मैग्ने फिजोर को ग्राई के साथ वहाँ से भगा देता है और मैग्ने से लड़ाई करता है। दोनों में डटकर मुकाबला होता है, जहाँ मैग्ने विडार्ड की ताकत का सामना नहीं कर पाता। वो गुस्से में आकर अपनी बिजली की ताकत को इस्तेमाल करते हुए आसमान से बिजली जमीन पर खींचता है, जिसकी वजह से दोनों एक दूसरे से दूर गिरते हुए बेहोश हो जाते हैं। और ये बात यहीं एंड हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।